हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मेरे शेरों शेरनियों मेहनत लगा के और मन से आप लोग पढ़ रहे होंगे। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम का चैप्टर सेकंड की पहली वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। फर्स्ट चैप्टर की ऑलरेडी वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पे अपलोड हो चुकी है। बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितनी होती है, आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वो सारा कंप्लीट हमने, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सब कुछ कंप्लीट हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। और आज की वन ऑफ द क्रेजीएस्ट वीडियो, मेरी गारंटी है आपने इस तरीके से पहले कभी भी इस चैप्टर को नहीं समझा होगा, पढ़ा होगा जिस तरीके से हम लेके आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूं टॉपिक, इस जो चैप्टर सेकंड है हमारा नेशनल इनकम का, इस चैप्टर सेकंड की 3 वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। पहली वीडियो में जो यानी आज होने वाली है, इसमें मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं, सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, और आपकी जियोग्राफिकल टेरिटरी, पॉलिटिकल टेरिटरी क्या होती है, ये पढ़ेंगे, समझेंगे, डिफरेंस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे रहने वाला है वो है मेरे प्यारे बच्चों कि भैया नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, सिटीजन क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन के अंदर बेटे हम यहां पर डिफरेंस करेंगे। और जो तीसरा और लास्ट टॉपिक रहेगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटे, वो क्या है कि भाई फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा, आशा, और बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा, तो आप अपने रजिस्टर पेन लेकर बैठ जाएं और चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर को। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखो भाई, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, डोमेस्टिक टेरिटरी। सर डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आप मैप देख रहे हैं इंडिया का, इससे बिल्कुल आपको क्लियर कर देंगे हम कि क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। चेक करो, ये जो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा प्यारा भारत जो बना हुआ है, इसका जो हमारा प्यारा भारत, इसका जो मैप आप लोग देख रहे हैं बेटे, ये जो मैप होता है, जो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इसे पॉलिटिकल बाउंड्री कहते हैं। लेकिन सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों ये पॉलिटिकल बाउंड्री ही इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है और आपकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इसमें डिफरेंस होता है। ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। जी हां, जबकि पॉलिटिकल टेरिटरी है, जो मैंने आपको आउटलाइन किया है, जो पॉलिटिकल टेरिटरी भारत, हमारे प्यारे भारत का जो नक्शा है, मैप है, ये एक जियोग्राफिकल टेरिटरी है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? तो सर क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी? मेरे प्यारे बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी को समझने के लिए 3 चीजों का आपने ध्यान रखना। सिंपल, क्या देखेंगे? A geographical territory which is administrator by government। आपको पता है भाई हमारी गवर्नमेंट है, वो इसको एडमिनिस्ट्रेटर कर रही है। एंड विद इन विच पर्सन, 3 चीजें बता रहा हूं। पर्सन, पहली चीज हो गई पर्सन, दूसरा हो गया गुड्स, और तीसरी चीज क्या हो गई बेटे, कैपिटल, कैन सर्कुलेट फ्रीली। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? जहां पर हमारे लोग, गुड्स और कैपिटल, कैपिटल जानते हैं, प्लांट होगी, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये असेट्स जितनी भी होती है वो सब क्या कहलाती है बेटे, कैपिटल। ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों फ्रीली। क्लियर हो गई बात? डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बेटे डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम इनकम कैलकुलेट करने में हमारा मदद करता है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है बच्चों, एनडीपीएफसी। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा ना जीडीपी। यस, तो जीडीपी कैलकुलेट करने में मदद करता है, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में देश के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जीडीपी कहते हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? वेरी गुड। तो अब देखो, ये जो मैप बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भारत का नक्शा है, भारत की जो धरती है, भारत की जो लैंड है, इस पे जो भी कुछ है, जो भी एक्स वाई जेड, सारी चीजें बेटे भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। लेकिन 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 एक्सेप्ट समथिंग, क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज हैं, भाई आपने इंडिया के अंदर, दिल्ली कैपिटल है इंडिया की,
यहां पर चाणक्यपुरी बेटे एक इलाका है, यहां पर आपको सारे अमेरिका की, रशिया की, चाइना की, पाकिस्तान की, ये जितने भी देश हैं उन सब की एम्बेसी आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? तो ये जो एम्बेसी होता है इस पे इंडिया की गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और ये एरिया बिलोंग करता है उस कंट्री को जिस कंट्री की एम्बेसी ये है। मैंने यहां पर देखो जापान का आपको दिख रहा होगा फ्लैग, ये जापान की एम्बेसी लिया, तो जापान की एम्बेसी में किसका कंट्रोल होगा बेटे? जापानीज गवर्नमेंट का होगा, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होगी। तो ये जो फॉरेन एम्बेसी है तो बेटे इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, चाणक्यपुरी के इलाके में, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा। क्लियर है? एक्सेप्शन है ये। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये दुनिया की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करती मेरे प्यारे बच्चों, ये किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करती, ये आपकी ऑटोनोमस होती है। क्लियर हो गई बात? तो इन ऑर्गेनाइजेशन में भी भारत सरकार का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये भी है तो मेरे प्यारे बच्चों भारत के अंदर, लेकिन इसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी होगी वो इंडियन गवर्नमेंट को और इंडिया की इकोनॉमी को बिलोंग नहीं करेगी। तो ये देखो जो भारत का नक्शा है इसमें सारी की सारी चीजें इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन एक्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन क्या कहते हैं जो एम्बेसीज हैं इंडिया के अंदर। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा आप देख रहे होंगे सिर्फ धरती ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आसमान और पानी को भी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में लेंगे। देखो ज्योग्राफिकल टेरिटरी में सिर्फ भारत का मैप आ जाएगा, इधर बांग्लादेश आ जाएगा, इधर चाइना आ जाएगा, इधर पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर तजाकिस्तान आ जाएगा, ये भारत का मैप है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? लेकिन ये देखेंगे आप लोग पानी भी, अब ये देखो अरेबियन सी, यहां पर आपका इंडियन ओशन हो गया और यहां पर आपका क्या हो गया बेटे? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी हो गई। आप देखेंगे भारत का जो ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ये जो भारत का नक्शा है, जहां भारत की लैंड खत्म होगी वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक, ये देखो हमने डॉटेड लाइन में बना हुआ है, 12 नॉटिकल माइल्स तक भी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। यहां पर ड्रिलिंग हो गया, फिशिंग हो गया, जो भी आपको करना है, नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने, वो सारा का सारा बेटे भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी। अगर मैं डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी कह दूं तो अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम है। डोमेस्टिक टेरिटरी इज इकोनॉमिक टेरिटरी। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा जो ये बेटे 12 नॉटिकल माइल से बाहर भारत के शिप्स हैं, इंडिया की कंपनीज या इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड शिप्स हैं, ध्यान रखना कंपनी किसकी होनी चाहिए? भारत की कंपनी होनी चाहिए। वो शिप, जो शिप ओन्ड बाय इंडियन कंपनी, ये कहीं पर भी अगर बेटे ट्रेड करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, किसी भी पैसिफिक ओशन में कर रही है, इंडियन ओशन में, ये भी मेरे प्यारे बच्चों इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। इसके अलावा एयरलाइंस ओन्ड बाय इंडियन कंपनी, एयरलाइंस ओन्ड बाय इंडियन कंपनी, बेटे यहां पर देख रहे होंगे एयर इंडिया का विमान है और बड़ी एक दुखद घटना हुई है, मैं और पूरा देश सदमे में है और शॉक्ड है और सांत्वना प्रकट करता है, कंडोलेंस देता है उन फैमिलीज को जो फैमिली के लोग, मेंबर्स एक दर्दनाक हादसे के अंदर मेरे प्यारे बच्चों गुजर गए प्लेन क्रैश के अंदर। तो ये काफी दर्दनाक था। ठीक है, मैं क्लास के बीच में बोल रहा हूं, एक ये आ गया टॉपिक तो मैंने बोल दिया इसको, चलो खैर कोई बात नहीं, हम गेट बैक ऑन द टॉपिक। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर वो कंपनी जो इंडियन लोगों की है, एयरलाइंस ओन्ड बाय इंडियन कंपनी, जैसे एयर इंडिया हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये एक इंडियन कंपनी है, और भी कंपनीज हैं, ठीक हो गई बात, विस्तारा, ये भी इंडियन फ्लाइट्स हैं। ये अगर दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर फ्लाइट कर रहे हैं, सपोज दैट दिल्ली से मुंबई, तो भाई दिल्ली से मुंबई भारत के अंदर ही कर रहे हैं तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी तो है ही। दिल्ली से इंग्लैंड, दिल्ली से इंग्लैंड जा रहे हैं, ये भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। इसके अलावा अगर इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी फ्लाइट
जा रही है, लेकिन वो प्लेन किसका होना चाहिए? इंडियन कंपनी का होना चाहिए, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। मेरे प्यारे बच्चों, जमीनों के ऊपर तो आप बॉर्डर्स बना लोगे, बादल किसी के बाप के थोड़े ही होते हैं बेटे, तो ये भी इंडिया की क्या कहलाएगी बेटे? डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। और इसके अलावा आपको पता है इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन है अलग अलग कंट्रीज के साथ। इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में, इंडिया की एम्बेसी चाइना में है, इंडिया की एम्बेसी जापान में है, इंडिया की एम्बेसी यूके में है, इंडिया की एम्बेसी रशिया में। दुनिया के हर देश में भारत की एम्बेसी है। तो वो एम्बेसी जो इंडिया की है लेकिन दूसरे देशों में, उस एम्बेसी पर भी इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और वो एम्बेसी भी भले ही मेरे प्यारे बच्चों अमेरिका में, भले ही रशिया में, भले चाइना में, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल किसका? इंडियन गवर्नमेंट का। वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। तो अभी देखो यहां पर इंडियन एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। एयरलाइंस ओन्ड बाई इंडियन कंपनी, ये भी मेरे प्यारे बच्चों किसका हिस्सा है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का। शिप ओन्ड बाई इंडियन कंपनी, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। ये सारे भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर हैं, लेकिन स्टिल भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी यानी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे किसकी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। और फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, ये भी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। आई होप कि आपको चीजें डिटेल में समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल, मैंने तीन चीजें बताई हैं, पीपल एक, गुड्स दो, and capital is the basic criteria of any territory to be considered as economic territory. Oh my god, मैंने अभी बताया कि भाई बेसिक क्राइटेरिया क्या है? तीन चीजें, मूवमेंट, फ्रीली मूवमेंट होनी चाहिए लोगों की, फ्रीली मूवमेंट होनी चाहिए गुड्स की, और फ्रीली मूवमेंट होनी चाहिए कैपिटल की। अब भारत के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी राज्य में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में अगर हम गुड्स, पीपल और कैपिटल को मूव कर रहे हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और इवन दो ये मैंने जो शिप बता दिया, एयरलाइंस बता दी, और इंडियन एम्बेसी जो कि विदेशों में, यहां पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, लेकिन वहां पर हम फ्रीली मूव नहीं कर सकते। फॉरेन एम्बेसी, जापानीज एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, आप वहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते। मैं एक बारी बेटे चाणक्यपुरी गया था, हमारे रिलेटिव्स में किसी की बाईपास सर्जरी होनी थी, तो वहां पर मैं गया। तो मैं अपने कजन के साथ ना वहां पर सड़क पर घूम रहा था, तो मैंने देखा ओमान की एम्बेसी है। तो भाई मैं एक्साइटेड हो गया कि भाई ये मैं फोटोज खींच लेता हूं और मैं अपने स्टूडेंट्स को जाकर दिखाऊंगा। तो जैसे ही मैं फोटो खींचने लगा, वहां पर मैंने एक दो फोटो खींची, अंदर से कोई बंदा चिल्लाया वल्ला हबीबी, मतलब कुछ अलग ही भाषा में, और हम भाई भगे वहां पर कि भैया फोटो नहीं खींचनी। और वहां पर लिखा भी होता है कि फोटो जो है प्रोहिबिटेड है, आप उन फोटोज को नहीं खींच सकते। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? ठीक है। तो यहां पर जो भी फॉरेन एम्बेसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी हस्तक्षेप, इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? आगे देखते हैं। Therefore, those part of political frontier, पॉलिटिकल फ्रंटायर आप देख रहे हैं, ये जो भारत का नक्शा है, भारत के जो बॉर्डर है मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ कंट्री वेयर गवर्नमेंट डज नॉट एंजॉय दीज फ्रीडम्स, जहां भारत की सरकार ये फ्रीडम एंजॉय नहीं करेगी। तीन फ्रीडम, लोगों का आना जाना, लोगों की मूवमेंट, पीपल्स की मूवमेंट, गुड्स का आना जाना, गुड्स की मूवमेंट, और कैपिटल का, प्लांट मशीनरी असेट्स का आना जाना यानी असेट्स की मूवमेंट, कैपिटल की मूवमेंट, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। एग्जांपल के तौर पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई और फॉरेन एम्बेसी हो गई, भारत के नक्शे में, लेकिन ये भारत की टेरिटरी का हिस्सा, डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। पॉलिटिकल टेरिटरी तो है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर कहें तो इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है। एग्जाम्पल देखो बेटे इसका, फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर एम्बेसी operating in India will not be considered as part of domestic या economic territory of India। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये डिटेल में समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक टेरिटरी ही डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, और जहां जो चीजें भारत में है लेकिन भारत की गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल नहीं है, जैसे फॉरेन एम्बेसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेज, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, लेकिन वो क्या है बेटे? पॉलिटिकल टेरिटरी है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या इंक्लूड्स होता है। तो मैंने बता दिया आपको,
जो फ्लाइट्स होंगी वो इंक्लूड होंगी मेरे प्यारे बच्चों। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों जो आपके शिप वेसल्स हैं वो भी होंगे, और जो फॉरेन कंपनी भारत के अंदर ऑपरेट कर रही है, ध्यान रखना, फॉरेन कंपनीज बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सैमसंग है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी कंपनियां क्या है, मल्टीनेशन, कोका कोला हो गई, पेप्सिको हो गई, ये मल्टीनेशंस के अंदर डील करती है, इन्हें मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। ये भी भारत की डोमेस्टिक, अगर भारत की धरती पर काम कर रही हैं तो ये भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होंगी। तो जरा चेक कर दे मेरे प्यारे बच्चों, टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कंट्री, मैंने टेरिटोरियल वाटर बताया, जरा पीछे चेक करेंगे, ये देखो बेटे, ये जो हमने डॉटेड लाइन से, ये जो डॉटेड लाइन से हमने बनाया है 12 नॉटिकल माइल्स तक, ये भैया टेरिटोरियल वाटर है भारत का, और ये भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द बेस लाइन। तो आपको पता है भाई बेस लाइन ये रही है, जो भारत का बॉर्डर है ये क्या है, बेस लाइन है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शिप्स, एयरक्राफ्ट operated by resident of the country between two or more country, for example, अब एग्जांपल देखो, इंडियन शिप्स मूविंग बिटवीन यूके, अब यूके बेटे विदेश है, इंग्लैंड एंड अफ्रीका रेगुलरली आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। यही तो मैंने समझाया आप लोगों को। क्या समझना है भाई, बादल किसी के बाप के नहीं है, देशों को तो आपने बॉर्डर्स में बांट दिया, बादल को कैसे बांटोगे? अगर इंडिया की कंपनी है, जैसे एयर इंडिया, क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई, विस्तारा, ये जो इंडिया की कंपनियां हैं, इंडिगो, ये सारी इंडिया की एविएशन कंपनीज है। अब ये एक देश से दूसरे देश के बीच में फ्लाई कर रही हैं, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल मछली पकड़, आपको पता है भाई जो फिशिंग भी है ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इंडिया की जीडीपी का 1% कंट्रीब्यूट करती है बेटे, ये ध्यान रखना। तो जो फिशिंग वेसल होते हैं, बड़े बड़े फिशिंग वेसल होते हैं, जिससे क्या करी जाती है, मछलियों को कैच किया जाता है, पकड़ा जाता है। तो देखो जरा, फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स, ये जानते हैं भाई जो समुद्र होता है वहां से क्या करा जाता है बेटे, पेट्रोल निकाला जाता है और उसको पाइपलाइंस के थ्रू क्या करा जाता है बेटे, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर, ये भी भाई भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? जैसे रिलायंस है, रिलायंस इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो ऑयल को रिफाइन करती है। क्लियर हो गई बात। इनके बहुत सारे ओशंस के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, चल रहे हैं, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स, वो सारे बिजनेसेस बेटे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। एम्बेसीज, काउंसलेट्स, अब एक चीज मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जो एम्बेसीज होती है और काउंसलेट होता है इसके अंदर फर्क होता है। एम्बेसी तो क्या हो गया, हिंदी में कहते हैं दूतावास, जबकि काउंसलेट जो होता है इसको वाणिज्यिक दूतावास कहा जाता है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? एम्बेसी ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसको मेंटेन करती है, ये मेन होती है। क्लियर हो गई बात। और ये देश की कैपिटल में होगी। क्लियर हो गई बात। जैसे अमेरिका की एम्बेसी दिल्ली में होगी, लेकिन अगर अमेरिका के काउंसलेट्स की बात करी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मुंबई में है, चेन्नई में है, और आपका आई गेस एक जगह और है, शायद गुजरात होगा। ठीक है, तो यहां पर इनके काउंसलेट्स है, कोलकाता सॉरी, वेस्ट बंगाल के अंदर है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? एक चीज और ध्यान रखना, एम्बेसीज के अंदर एम्बेसडर बैठते हैं जो कि हेड होता है, बिल्कुल उस देश को प्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गई बात। जो अमेरिका का एम्बेसडर टू इंडिया होगा वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेजेंट कर रहा है इंडिया में, वो डोनाल्ड ट्रंप ही है जो बैठा हुआ है इंडिया में। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? जबकि काउंसलेट के अंदर जो होते हैं बेटे वो काउंसलर्स होते हैं। क्लियर हो गई बात। उनकी पावर थोड़ी सी क्या होती है, कम, और वो अपने नेशनल, जो काउंसलेट्स होती है वो अपने नेशनल को क्या करते हैं, अपने देश के लोगों को गाइड करते हैं। जैसे कोई अमेरिकन बंदा आया इंडिया के अंदर, वो उसको गाइड करेंगे। ठीक हो गई बात। अब देखो, एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री, जी हां मैं आपको बता दूं, यहां पर देखो मैं आपको बताऊं, इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक चीज नहीं ली, इंडिया, यहां पर पाकिस्तान है, इसके ऊपर अफगानिस्तान है और उसके ऊपर तजाकिस्तान है बेटे। क्लियर हो गई बात, ये नहीं होगी? तजाकिस्तान के अंदर इंडिया का आर्मी बेस है, सबसे पुराना आर्मी बेस है। पाकिस्तान वाले कभी कभी ऐसे टुच्ची बातें कर देते हैं, हल्की बातें कर देते हैं, उनका लेवल कुछ नहीं है पाकिस्तानियों का, लेकिन फिर भी बातें कर देते हैं क्या, कि भैया दिल्ली को कब्जा लेंगे, दिल्ली के अंदर बॉम्ब मार देंगे। वो छोटे मोटे कायराना आतंकवादी हमले ही कर सकते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान की कोई औकात और कोई हैसियत नहीं है। तो अभी अब समझो मैं क्या बता रहा हूं, तजाकिस्तान के अंदर मेरे प्यारे बच्चों इंडिया का क्या है, आर्मी बेस है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? कल को अगर
पाकिस्तान कोई ऐसी गड़बड़ी करता है, हरकत करता है, 15 मिनट के अंदर इस्लामाबाद में भारत की आर्मी के लोग होंगे, ध्यान रखना। क्योंकि तजिकिस्तान के अंदर मेरे प्यारे बच्चों इंडिया का आर्मी बेस है, और वो आर्मी बेस तजिकिस्तान की गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करेगा, वो इंडिया की गवर्नमेंट को बिलोंग करेगा, ध्यान रखना। ठीक है बेटे, तो वही लिखा हुआ है यहां पर भी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। ठीक हो गई बात। उसके बाद फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी ऑपरेटिंग इन रशिया, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अमेरिका और एनी अदर कंट्री आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ एनी मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेन बैंक सिचुएटेड इन कंट्री विल बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई मेरे प्यारे बच्चों? एम्बेसी को छोड़ के, विदेशी एम्बेसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन दो चीजों को छोड़कर अगर कोई एप्पल की कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी हो गई, गूगल की कंपनी हो गई, पेप्सिको हो गया, कोका कोला हो गया, ये कोई भी इंडिया के अंदर काम कर रहा है, डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट हो गया, मैकडोनाल्ड्स हो गया, ये कोई भी कंपनी अगर भारत के अंदर काम कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, भारत की धरती पे काम कर रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। मुझे बताओ कि अगर एप्पल का ऑफिस कहां, या फिर गूगल का ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस बेंगलोर के अंदर है, कर्नाटका में है, तो लैंड किसका यूज हो रहा है? इंडिया का। लेबर किसकी यूज हो रही है? इंडिया की। कैपिटल इंडिया, विदेशी लोग पैसा लगा रहे हैं लेकिन इंडिया में कैपिटल खरीदी जा रही है। एंटरप्राइज सिर्फ किसकी है बेटे? विदेशी है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? तो ये सारा का सारा रोजगार कहां क्रिएट हुआ, एम्प्लॉयमेंट कहां क्रिएट हुआ, जीडीपी कहां बढ़ी? इंडिया में। ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा। आशा करता हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को क्लियर हो रही हैं चीजें। ठीक हो गई बात? तो यहां पर क्या है बेटे? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन विच दे आर सिचुएटेड, जिस कंट्री के अंदर अगर चीजें हैं। अब मान लो मैकडोनाल्ड्स रशिया के अंदर है, वैसे तो सारे बंदी कर दिए इन्होंने अमेरिकन ने, लेकिन मान लेते हैं कि रशिया के अंदर है, चाइना के अंदर है मैकडोनाल्ड्स, तो वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। हालांकि कंपनी कहां की है? अमेरिका की। क्लियर हो गई बात? एप्पल अपने ऑपरेशंस चाइना में कर रहा है, ताइवान में कर रहा है, तो वो एप्पल का चाइना की टेरिटरी माना जाएगा, ताइवान की टेरिटरी माना जाएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी। क्लियर हो गई बात? हालांकि वो पर्सन कहां का है? एप्पल कंपनी कहां की है? अमेरिका की है। क्लियर हो गई बात? अब एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता? तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? फिर विदेशी एम्बेसीज नहीं होंगी। उसके बाद ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ही इमेज है। तो देखो, एम्बेसीज, काउंसलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। भाई इंडिया के अंदर किसी भी मिलिट्री की स्टैब्लिशमेंट नहीं है। हाँ, काउंसलेट्स हैं और एम्बेसीज है। इंडिया की मिलिट्री अपने आप में इतनी स्ट्रांग है भारत के अंदर, और इंडिया की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है कि भारत के अंदर किसी भी मिलिट्री का बेस नहीं है ऑफ अ फॉरेन कंट्री। लेकिन हाँ, इंडिया के मिलिट्री बेस दुनिया के कई देश में, जैसे आपका क्या कहते हैं, ओमान में है, तजिकिस्तान के अंदर है, सेशेल्स एक कंट्री है, वहां पर है, कई देशों के अंदर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, लोकेटेड विद इन दी ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। मेरे प्यारे बच्चों, डब्ल्यूएचओ का ऑफिस है दिल्ली के अंदर, ये वो ऑफिस इंडिया के अंदर तो है। यूएनओ का ऑफिस है इंडिया के अंदर तो है, लेकिन ये यूएनओ का हो गया, ये डब्ल्यूएचओ का, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये बिलोंग किसको करेगा? ये ऑटोनोमस है, आजाद है, ये इंडिया किसी भी देश की गवर्नमेंट को ये बिलोंग नहीं करते, ये अपने आप इनके लॉज होते हैं, कानून होते हैं। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखो, हु अमंग, मैं 2-3 सॉल्व कराऊंगा, बाकी आपको सॉल्व करने हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस का। हाँ ठीक है, इन क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों क्या लेना है? आपको स्क्रीनशॉट लेना है और खुद सॉल्व करने हैं, मेरे साथ साथ बताना है। मैं 2-3 करवाऊंगा आपको, बाकी का जितने भी आंसर हैं इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। एएस एकेडमी ऑफिशियल नाम से, एएस एकेडमी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम आपको चैनल मिलेगा, और इंस्टाग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो फॉलो कर लेना बेटे एएस एकेडमी को इंस्टाग्राम पे और अशरफ सर को इंस्टाग्राम पे। क्लियर हो गई बात? अब जरा चेक करो बेटे, क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। मेरे प्यारे बच्चों, कसम खा लो, कसम खा लो, मां की कसम है आपको, कसम खाओ कि भाई जब भी डोमेस्टिक टेरिटरी की बात होगी तो बेटे आपको एक ही चीज ढूंढना है, प्लेस। प्लेस क्या है?
इफ इंडिया इज अ प्लेस, आपको पर्सन को नहीं देखना, आपको किसे देखना है, प्लेस को देखना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों प्लेस इंडिया है, पर्सन कोई भी हो, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। एक चीज और यहां पर समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। पर्सन, अकाउंट में भी आपने पढ़ा होगा टाइप ऑफ पर्सन। पर्सन मेरे प्यारे बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन और एक होता है बच्चों आर्टिफिशियल पर्सन। जितने भी मेरे प्यारे बच्चों इंस्टीट्यूशंस हैं, बिजनेस कंपनीज हैं, विदेशी कंपनी, वो भी क्या है, पर्सन। पर्सन में केवल हम नेचुरल पर्सन को नहीं लेते। एप्पल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। माइक्रोसॉफ्ट पर्सन है, पेप्सिको पर्सन है, कोका कोला पर्सन है। ये सारे के सारे क्या हैं बेटे, आर्टिफिशियल पर्सन है, ध्यान रखना। तो जब भी मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करूंगा तो मैं किसकी बात करूंगा बेटे, प्लेस की बात करूंगा। इंडिया इज द प्लेस, डोमेस्टिक टेरिटरी है। इफ इंडिया इज नॉट अ प्लेस, डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। बाकी इसकी कुछ एक्सेप्शन मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। भारत में तो है लेकिन नहीं आएगा, ठीक है, एम्बेसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेस। दूसरा, इंडिया में नहीं है लेकिन फिर भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंडियन। अब इंडियन वर्किंग, इंडियन तो बेटे क्या हो गया, पर्सन, इसकी बात नहीं है। इन इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन है क्या बेटे, इंडियन एम्बेसी, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। क्लियर हो गई बात। अगला, ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक। अरे भैया अमेरिकन बैंक क्या हो गया, पर्सन, इसकी बात नहीं कर रहा, है कहां, इंडिया में, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया। अब आ गया लोकल एम्प्लॉयज वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। अब अमेरिकन एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, इस पे कंट्रोल किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस पे कंट्रोल होगा अमेरिका की गवर्नमेंट का। ये अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। ये बाकी के 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th आप लोगों को खुद करने हैं। इसका आंसर आपको मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे। अगला देखो बेटे, नॉर्मल रेजिडेंट। ओ भाई गॉड, ओ माय गॉड, क्या है मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मल रेजिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, ये वो पर्सन होता है जो जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे इंडिया के अंदर, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है बेटे, इंडिया के अंदर है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई, वो इंडिया के अंदर कमाता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना कि क्या सर नॉर्मल रेजिडेंट तो सिर्फ इंडियन होंगे ना, इंडियन सिटीजन होंगे। यही तो गलती कर दी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पिकाचू, ध्यान से समझो। इंडिया का जो सिटीजन है वो अलग है और इंडिया का जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो अलग है। मैं इसका डिफरेंस बताता हूं आपको। देखो मेरे प्यारे बच्चों, रेजिडेंटशिप का मतलब क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट। और ये जो नॉर्मल रेजिडेंट है, इट इज इकोनॉमिक ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। जबकि सिटीजनशिप जो होता है ये बेटे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल रेजिडेंट है तो वो विदेशी भी हो सकता है, और नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर केवल और केवल सिर्फ नेचुरल पर्सन ही नहीं आएंगे, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों इसमें कंपनियां भी आती हैं। जबकि सिटीजन जो होगा वो मस्ट बी एक नेचुरल पर्सन ही होगा। तो अगर बेसिक मीनिंग की बात करूं, अ पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी अ रेजिडेंट नॉर्मल इफ दे नॉर्मली लिव इन द कंट्री एंड देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसको देखो जरा, ये बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, यानी उस कंट्री के अंदर रह रहा है वो और पैसा कमा रहा है, भले ही वो नागरिक किसी और देश का हो।
जबकि अ पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी अ सिटीजन इफ दे आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। लीगली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है उसको कि ये हमारे देश का नागरिक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बेटे फॉर्मर पाकिस्तानी सिंगर था जिसका नाम है अदनान सामी, लेकिन उसने कुछ समय पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या कर लिया था, इंडिया की नागरिकता ले ली थी। अब वो इंडियन सिटीजन है, भारत की सरकार ने उसको अपनाया है। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों एक इंडिया के बड़े फेमस कैनेडियन सुपरस्टार थे, कनाडा की नागरिकता ले ली थी थे इंडिया के, लेकिन अक्षय कुमार जी उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली थी, लेकिन अब उन्होंने वापस से कनाडा की तो इसका मतलब क्या है, वो इंडिया के अंदर डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट बेटे नहीं है। एक समय साइमल्टेनियसली आपके पास दो देशों की नागरिकता नहीं हो सकती। तो उन्होंने इंडिया की नागरिकता उनके पास में भी नहीं दी, लेकिन हां कनाडा की नागरिकता दी, लेकिन अब उन्होंने कनाडा की नागरिकता को त्याग दिया है और वापस से उन्होंने इंडिया की नागरिकता को मेरे प्यारे बच्चों लास्ट ईयर 15 अगस्त को ले लिया। अब वो वापस से इंडिया के नागरिक सिटीजन बन चुके हैं। अच्छा आप कहोगे एक मिनट सर, वो मूवियां यहां बना रहे थे, सारी चीजें यहां कर रहे थे, बिजनेस उनके यहां चल रहे थे, बिल्कुल है, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट तो थे लेकिन इंडिया के सिटीजन नहीं थे। अब वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट भी और इंडिया के सिटीजन भी हैं। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, फोकस क्या होता है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। जी हाँ मैंने बताया इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, एंड लोकेशन ऑफ रेजिडेंस। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। अब देखो कोई भी एक विदेशी व्यक्ति है, मान लो अमेरिकी व्यक्ति है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में, वो 1 साल से ज्यादा इंडिया के अंदर रह गया तो वो इंडिया का क्या बन जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर 1 साल से कम वो इंडिया में, तो वो मेरे प्यारे बच्चों इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेगा। ये एक बेसिक कंडीशन है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। ठीक इसी तरीके से मान लो मिस्टर मोहन इंडिया के सिटीजन है, इंडिया में रहते हैं, अब वो जॉब के मसले से कहां चले गए बेटे, विदेश में चले गए, अब वहीं पर ही रह रहे हैं, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, तो वो इंडिया के सिटीजन तो हैं लेकिन इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। ऐसे ही एक मेरा छोटा भाई है, वो शेफ है बेटे दुबई के अंदर, अब वो इंडिया का सिटीजन है लेकिन वो रह रहा है विदेशों में 1 साल से ज्यादा, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। वो काम किसकी जीडीपी के लिए, दुबई की जीडीपी के लिए काम कर रहा है, वो दुबई का नॉर्मल रेजिडेंट है, कमा वहां रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट दुबई में। क्लियर हो गई बात। ठीक ऐसे ही मेरा एक दोस्त है सौरभ कुमार झा, वो भी इंडिया का सिटीजन है, वोट यहां डालता है, यहां की सरकार को चुनता है, लेकिन वो रह कहां रहा है मेरे प्यारे बच्चों, काम के मसले से कुवैत में। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, तो अब उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहां होगा मेरे प्यारे बच्चों, कुवैत में होगा। अब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। जी हां, लेकिन सिटीजन वो इंडिया का है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। बच्चों के मन में ये भी सवाल आ जाएगा कि सर फिर ये हम नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको देश की इनकम निकालनी है तो आपको नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को ही मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम, वो इनकम में कैलकुलेट की जाती है। आगे देखते हैं रिलेटेड टू लीगल राइट्स, जो भारत का नागरिक है उसको ही लीगल राइट्स है, उसी की ही ड्यूटीज हैं, एंड पॉलिटिकल स्टेटस। उसके बाद है इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन नेशनल इनकम, ओनली रेजिडेंस इनकम इज काउंटेड, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, जबकि नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन नेशनल इनकम ऑफ अकाउंटिंग। हो सकता है कि भाई आप इंडिया के रेजिडेंट है लेकिन भारत की जीडीपी में आपका कोई योगदान ही नहीं है, तो आपकी इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद एग्जाम्पल क्या हो गया, अ फॉरेन वर्कर लिविंग इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और एन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, एनआरआई। क्लियर हो गई। एक मूवी आपने देखी होगी मेरे प्यारे बच्चों, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वहां पर जो शाहरुख खान होता है वो लंदन में रह रहा होता है। क्लियर हो गई बात। तो वो क्या होता है बेटे, एनआरआई होता है, स्टिल अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट मे नॉट बी अ रेजिडेंट। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। एक एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन इंडिया का है लेकिन रहता कहां है, कनाडा, अमेरिके। ठीक हो गई बात, यानी ऑस्ट्रेलिया, तो यहां पर रहता है मेरे प्यारे, पिंड विच रहता है, तो वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा लेकिन सिटीजन है इंडिया का। वापस आते हैं बेटे अपने टॉपिक पे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे बेटे, नॉर्मल रेजिडेंट डज नॉट इंक्लूड, हाँ नॉर्मल रेजिडेंट, अ नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन। क्लियर हो गई बात, कंपनी, ठीक है बेटे, कंपनी
who ordinarily resident in a country and whose center of economic interest lies in that country, उसी जिस कंट्री में रह रहे हैं उसी कंट्री में कमा रहे हैं, is called a normal resident since he normally live in that country of his economic interest. क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? जिस कंट्री में रह रहे हैं उसी में कमा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? नागरिक नहीं है उस कंट्री के, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट आप कहलाएंगे। एसेंशियल कंडीशन फॉर बिकमिंग अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, द पीरियड टू स्टे शुड बी एट लीस्ट 1 ईयर। 1 ईयर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, एंड मोर। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट दैट अर्निंग स्पेंडिंग, कमा भी वही रहे, खर्च भी, और एक्यूमुलेशन सेविंग भी वही कर रहे हैं एटसेट्रा, शुड बी वेस्टेड इन द सेम कंट्री विच ही शी लिव्स। जिसमें रह रहे हैं उसी में ही वो कमा रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, उसी में खर्च कर रहे हैं, उसी में सेव कर रहे हैं। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड किसे नहीं किया जाता? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। कोई व्यक्ति भाई भारत घूमने आया, ताजमहल देखने आया है, ठीक हो गई बात, अयोध्या घूमने आया है, इस तरीके से कश्मीर घूमने आया है, ठीक है, कहीं पर भी घूमने आया है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो 1 साल से कम के समय के लिए आएगा ऑब्वियसली, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, अब एक बात बताओ, एम्बेसीज बिलोंग करती है किसको? इंडिया को नहीं। जिस कंट्री, अमेरिका की एम्बेसी अमेरिका को बिलोंग करेगी, तो वहां अगर कोई काम कर रहा है, कोई ऑफिशियल वहां का, अमेरिका का ऑफिशियल डिप्लोमेट, तो वो तो अपने देश में ही रह रहा है ना बेटे, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है। एंड मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री, वो भी इंडिया के क्या नहीं माने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, क्योंकि जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उनके देश में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एटसेट्रा, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है भाई, यूएनओ के अंदर कोई काम कर रहा है, डब्ल्यूएचओ के अंदर कोई काम कर रहा है, विदेशी बंदा, तो भाई वो इंटरनेशनल क्या कहते हैं, बॉर्डर का व्यक्ति है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको नहीं माना जाएगा। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर, क्लियर हो गई बात? जो आपको बड़े बड़े शिप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सामान लेकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो वो वाटर बॉडीज में ही रहते हैं, तो वो भी बेटे नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के नहीं माने जाएंगे। और बॉर्डर वर्कर, बॉर्डर वर्कर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वैसे तो इंडिया के अंदर बहुत कम है, जैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पे कुछ लोग भाई बांग्लादेश से इंडिया में काम करने आ जाते हैं, नेपाल बॉर्डर पे, नेपाल से कुछ लोग इंडिया में काम करने आ जाते हैं और फिर वापस से क्या करते हैं बेटे? चले जाते हैं, शाम को अपने देश में चले जाते हैं, जो बॉर्डर का एरिया है, या फिर भूटान बॉर्डर से आ जाते हैं भाई काम करने और वापस से चले जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं बेटे? बॉर्डर वर्कर। ये देखो ये क्या है भाई, आ गए और चले गए, ये बॉर्डर वर्कर हो गए, तो इनको भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। हालांकि काम इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन ये स्टे नहीं कर रहे इंडिया के अंदर, ये वापस से चले जाते हैं। कमा इंडिया में, खर्च कहां कर रहे हैं? अपने देश में। आगे देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गए अगेन मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों। 2-3 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा और बाकी के आपको खुद करने हैं। अब क्या क्वेश्चन है देखो, और इसका आंसर मैंने बता ही दिया। कहां पर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? आपको हमारे टेलीग्राम एएस एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे और इंस्टाग्राम पे मिलेगा, एएस एकेडमी के और अशरफ सर के। कहता हु अमंग द फॉलोइंग आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी नॉर्मल रेजिडेंट की बात करी जाएगी तो हम बात करेंगे पर्सन की। किसकी? पर्सन की। अब प्लेस की बात नहीं होगी, अब किसकी बात होगी बेटे? पर्सन की बात होगी। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? और पर्सन के अंदर मैंने बता दिया, नॉर्मल पर्सन, नेचुरल पर्सन भी आएगा और आर्टिफिशियल पर्सन भी आएगा। कहता है इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन सिंगापुर। बेटे इंडियन एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है और इंडिया का बंदा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट मेरे प्यारे बच्चों है। एन ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 4 मंथ, ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, 4 महीने के लिए घूमने आया है, 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ, तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। क्लियर हो गई बात? ऑस्ट्रेलिया का पर्सन है। डेविड वार्नर कम्स टू इंडिया प्ले आईपीएल क्रिकेट मैच। मेरे प्यारे बच्चों आईपीएल 2 महीने, 1.5 महीने, 2.5 महीने चलता है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? उन्होंने, वो यहां पर आए, आईपीएल खेला, मोटा पैसा कमाया और लेकर कहां चले गए बेटे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो गई बात? तो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया का पर्सन होगा, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बढ़िया तरीके से चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी के आप करेंगे। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज सिटीजनशिप? मैंने बता ही दिया आप लोगों को भाई, इट इज अ बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, भारत के अंदर जो व्यक्ति पैदा हो गया वो भारत का नॉर्मल सिटीजन तो है ही।
और सम लीगल प्रोविजन होते हैं जो अलाउड करते हैं बेटे क्या आपको सिटीजनशिप। जैसे अदनान सामी पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ, पाकिस्तान का नेशनल था वो, लेकिन अब उसने नागरिकता किसकी ले लिया, इंडिया की, और भारत सरकार ने उसको दे दिया और बिकम अ सिटीजन। ठीक है, मींस इंडियन सिटीजनशिप कैन राइज इन टू वेज, दो तरीके से ली जा सकती है। एक तो बेटे आपको पैदा होना पड़ेगा, बॉर्न, जो कि आप हो चुके हो तो आप इंडिया के सिटीजन हो, टेंशन मत लो, आप प्यारे भारत के सिटीजन हो। और दूसरा, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप। ठीक हो गई बात, और इंडिया के लॉ को वो पूरा करता है और फिर भारत की सरकार उसको क्या कर रही है, नागरिकता दे रही है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया अदनान सामी का। रेजिडेंटशिप मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल क्या कहते हैं, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। वो ऊपर भाई पॉलिटिकल लीगल कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी की परफॉर्मेंस के बेस पे एक पर्सन को क्या करा जाता है भाई, नॉर्मल रेजिडेंट माना या नहीं माना जाता है। जो इंडिविजुअल normally resident of a country if he ordinarily resides in the country for a period more than 1 year। मैंने बता दिया, क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? आगे देखते हैं, ये समझा चुका हूं बेटे आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। बिल्कुल इजी है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, क्या बेसिक क्लास थी, बिल्डअप क्लास थी भाई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं सर। LLCE, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो कमाई गई इनकम, बदले में जो कमाई गई इनकम कहलाएगी फैक्टर इनकम। बोलो मेरे साथ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले कमाई गई इनकम कहलाएगी फैक्टर इनकम। तो देखो यहां पर लैंड के बदले क्या कमा रहे हो बेटे, रेंट कमा रहे हो। लेबर के बदले यहां पर क्या मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों, वेजेस मिल रही है। ये देख रहे हो प्लांट मशीनरी है, इसके बदले कैपिटल, ये क्या हो गई कैपिटल, और कैपिटल के बदले बेटे क्या कमाया जाएगा, इंटरेस्ट कमाया जाएगा। और एंटरप्राइज क्या कमाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट कमाएंगी। बोलो हाँ या ना? यही आपकी क्या है बेटे, फैक्टर इनकम। दुनिया के अंदर यही 4 फैक्टर इनकम है, इसके अलावा कोई सी भी फैक्टर इनकम नहीं है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और फैक्टर इनकम में बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, बदले की इनकम, वो इनकम जो बेटे आपने क्या कमाई है, किसी के अपनी सर्विसेज को, ये बायलैटरल इनकम है। आपने अपनी लैंड दी, बदले में रेंट कमाया, आपने अपनी लेबर सर्विस दी, बदले में आपने वेजेस कमाई, आपने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी, बदले में इंटरेस्ट कमाया, और आपने अपने एफर्ट्स बिजनेस में लगाए, बिजनेस खोला, बदले में प्रॉफिट कमाया। ठीक हो गई बात? तो क्या है जी, फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में आप लैंड दे रहे हो, लेबर दे रहे हो, कैपिटल लगा रहे हो, और एंटरप्राइज बिजनेस। तो ये क्या, इसके बदले जो इनकम मिल रही है वो क्या है, फैक्टर इनकम। Their factors of production are the primary input such as land, labor, capital and entrepreneur required for the production of goods and services। क्या आप goods and services का प्रोडक्शन कर सकते हो? अगर आपके पास LLC नहीं है तो नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो, एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हो गया। ठीक, फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट आर 2 साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। अभी एग्जाम्पल के तौर पर आप एप्पल के मोबाइल में के शोरूम में चले गए, आपने एक एप्पल का मोबाइल ले लिया, आपने एक एप्पल का मैकबुक ले लिया, 2 लाख रुपए का आपने एप्पल का मैकबुक ले लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका खर्चा कितने का हो गया, 2 लाख का। लेकिन क्या एप्पल वालों की कमाई 2 लाख की नहीं हो गई? समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? मेरे प्यारे बच्चों फर्म आपको क्या दे रही है बेटे, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको पिछले वीडियो में समझाया, आप देखेंगे वहां पर आपका लैंड है, आप सर्विस दे रहे हैं, बदले में आपको क्या मिल रही है, रेंट मिल रहा है। आपके लिए तो इनकम हो गई, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों फर्म का एक्सपेंस हो गया नहीं हो गया? तो जितनी इनकम उतना ही एक्सपेंस, हमेशा याद रखना, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंस। ठीक हो गई बात? और एक पर्सन की इनकम दूसरे पर्सन का क्या होता है, एक्सपेंस होता है। आगे देखो, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज also include while determining the national income of a economy। जो नॉर्मल रेजिडेंट को फैक्टर इनकम मिल रही है उसको आपने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लेना है। किसके अंदर लेना है बेटे, नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के टाइम पे। आगे डिस्कस करेंगे उसको। आगे देखो बेटे, ट्रांसफर इनकम। मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसफर इनकम, मैंने इस जेब से पैसा निकाला और इस जेब में डाला, इस जेब से पैसा निकाला और इसमें ट्रांसफर कर दिया, दैट इज ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इज नॉट अ इनकम, ये यूनिलैटरल इनकम है, वन साइडेड इनकम है। इसमें कोई भी फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज का यूज नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ये दान है,
समझ आ गई बात, ये नहीं आ गई? ये डोनेशन है मेरे प्यारे बच्चों एक तरीके की। इट डज नॉट इम्पैक्ट नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। ना तो ये नेशनल इनकम को प्रभावित करेगी और ना डोमेस्टिक इनकम को। ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के कैलकुलेशन में नहीं 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 लिया जाएगा। तो सर किसको लिया जाएगा? फैक्टर इनकम को लिया जाएगा डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? आप देखें, जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों, अब बच्चे ने पढ़ाई करी, स्कॉलरशिप मिल गई, तो उसने कमाया तो नहीं है, उसने अपनी लैंड, लेबर, कैपिटल या बिजनेस तो नहीं किया ना बेटे, तो उसको क्या फ्री फंड में क्या मिल गई? स्कॉलरशिप। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आप देखें ओल्ड एज पेंशन, आंटी जी को ये देखो पेंशन मिली है, 500 के नोट आंटी जी फ्लेक्स कर रही है, ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? माता जी फ्लेक्स कर रही है। ये क्या कहलाएगा? जो ओल्ड एज पेंशन है मेरे प्यारे बच्चों, आपका ट्रांसफर इनकम। लाडली बहना योजना, ठीक हो गई बात? प्रधानमंत्री लाडली बहना योजना, इसके मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, लाडली सम्मान योजना, अलग अलग तरीके के सारे स्टेट्स भीड़ में चले हुए हैं भाई, बांटो 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 बांटो, डेवलपमेंट मत देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर मत देखो, बस बांटो। चलो एनीवे, तो ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ट्रांसफर इनकम है। कौन सी इनकम है मेरे बच्चों? ट्रांसफर इनकम है। और इसका जीडीपी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता, प्रोडक्शन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो देखो, द इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? अब देखो, गवर्नमेंट के क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव? होता है सोशल वेलफेयर का भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो जिसके तहत गवर्नमेंट क्या करती है? बेरोजगार युवाओं को जब तक नौकरी नहीं मिल जाती, बेरोजगारी भत्ता देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। फिर ओल्ड एज, जिनके भाई देखो ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है, तो उनको भी सरकार क्या करती है बेटे? गरीब जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको भी सरकार क्या करती है बेटे? ट्रांसफर करती है कुछ पैसा। ये ट्रांसफर इनकम है, ये आपका नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। ट्रांसफर इनकम इज यूनिलेटरल, एक तरफा इनकम है, सिर्फ लेन लेन है बेटे, देन कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट इंक्लूड व्हाइल डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम एज इट डज नॉट लिव विद द प्रोडक्शन ऑफ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ठीक है, पॉकेट मनी हो गई। आपके पापा जो आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, आपने कमाया नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको पॉकेट मनी मिली है। गिफ्ट्स जो मिल रहे हैं बेटे, स्कॉलरशिप हो गया, डोनेशन हो गया, ये सारे के सारे चीजें मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगी? आपकी ट्रांसफर इनकम का हिस्सा। इट कैन बी रिसीव्ड either within the domestic territory of a country or from abroad। ये आपको मेरे प्यारे बच्चों डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी मिल सकता है, कोई भारत का ही व्यक्ति आपको दे सकता है, भारत की सरकार, या फिर बाहर से भी मिल सकता है। जैसे पाकिस्तान के गरीब लोगों को, पाकिस्तान की गरीब सरकार को, भिखमंगी सरकार को बाहर से पैसा मिलता रहता है। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। देखो क्या है मीनिंग, क्या होता है मैंने बता दिया। इट इज द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विस। जबकि ट्रांसफर इनकम क्या है? इट इज द इनकम रिसीव बाय हाउस होल्ड और द फर्म विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो भी इसी में ही आता है। नेचर क्या है? इट इज अर्निंग कॉन्सेप्ट, कमाया है ना बेटे, कमाया है। जबकि इट इज रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, सिर्फ पाया है, दिया कुछ भी नहीं है। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रीटमेंट, इट इंक्लूड डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, जबकि इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। रिसीव ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, LLCE के द्वारा ये रिसीव किया जाता है, जबकि रिसीव बाय हाउस होल्ड, एंटरप्राइज एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, जो NGOs होती हैं वो भी। कॉन्सेप्ट क्या होता है? बाइलेटरल, द्विपक्षीय। आपने क्रिकेट मैच देखा है भाई, दो टीमों के बीच में होता है ना, सीरीज हो रही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होती है, कहते हैं बाइलेटरल सीरीज। लेकिन वर्ल्ड कप होता है, कहते हैं मल्टीलैटरल है, मल्टी नेशन खेल रहे हैं। तो बाइलेटरल का मतलब जहां दो लोग इन्वॉल्व है। क्लियर हो गई बात? कॉन्सेप्ट है इनकम रिसीव्ड ओनली आफ्टर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस, जब आप प्रोडक्टिव सर्विस दे दोगे तभी ये पैसा मिलेगा आपको, अदरवाइज नहीं देगा। आप ऑफिस गए नहीं, कह रहे हो लाओ सैलरी दे दो, कुछ नहीं मिलेगा बेटे। यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है ये, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। क्लियर हो गई बात? घर पे बैठ के लाडली बहना योजना का फॉर्म भर दो, खाते में 2500 रुपए आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? मैंने बता दिया, रेंट हो गया, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, और इसके स्कॉलरशिप वगैरह मैंने बताई दी है, आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाओ बेटे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको यहां पर बताना है कि भाई क्या आपका फैक्टर इनकम है और क्या ट्रांसफर इनकम है। सिंपल है, LLCE इन्वॉल्व हो गया तो फैक्टर इनकम है, और अगर नहीं हुआ तो फिर ट्रांसफर इनकम है। एक दो आपको कराऊंगा, बाकी के आपको मेरे प्यारे बच्चों घर से करने हैं। क्या? रेंट रिसीव, अरे सिंपल सी बात है, लैंडलॉर्ड फॉर लेटिंग द आउट एग्रीकल्चरल लैंड,
क्या हो गया बेटे, रेंट मिल रहा है क्योंकि अपनी जमीन दी है, आएगा। फैक्टर इनकम है ये, क्लियर हो गई बात। ये क्या हो गया बेटे, फैक्टर इनकम। उसके बाद स्कॉलरशिप, ये क्या हो गया बेटे, ट्रांसफर इनकम। वेजेस अर्न बाय, ये क्या हो गया बेटे, फैक्टर इनकम। क्लियर हो गई बात। बहुत आसान है, आशा करता हूं बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया। इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले जाएं, वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और इतना इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, आपकी नॉलेज को एनहेंस किया होगा। आउट ऑफ द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट भी बहुत सारी चीजें समझाई हैं जो कि आप लोगों के लिए डे टू डे जीवन लाइफ के अंदर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर हो गई बात। तो आप मेरे प्यारे बच्चों जाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शो योर लव। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।